गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेनबो साइंस एकेडमी खाटू श्याम जी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हमने स्टार्ट कर रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पिछले प्रीवियस वीडियो में अपने देखा था एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपने सबसे पहला मॉडल आया था जो सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। इसको अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, था फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। तो पहला जो अपने पढ़ा था जे थॉमसन ने जो फर्स्ट क्या दिया था, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के बारे में तो अपने डिस्कस अपने तो प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो जे थॉमसन के बाद एक साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के एक साइंटिस्ट है जिनका काम किस पे चल रहा था, रेडियोएक्टिव पे काम चल रहा था। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया, एक मॉडल दिया, और जिसे अपने आप जो प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अपने फिर से अपने देखते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या अपने ये कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत दोबारा से फिर से डिस्कस कर लेता हूं। इसका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था वो मैं बता चुका हूं। इसमें अपने देखा था ये कोई रेडियोएक्टिव सोर्स है, रेडियोएक्टिव सोर्स, यानी जहां से क्या रहे हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम के पार्टिकल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके क्या प्राप्त किए जाते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये अपने प्रीवियस वीडियो में अपने देख चुके हैं। यहाँ बच्चों क्या लगा दी थी, गोल्ड फॉइल। ये क्या है बच्चों, गोल्ड फॉइल। और यहाँ उन्होंने क्या लगा दिया था, कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल। ये क्या है बच्चों, फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था। फ्लोरोसेंट मटेरियल के एग्जांपल ले लेते हैं अपने ZnS। तो जैसे ही यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव रेज निकली, रेज निकलने के बाद उन्होंने क्या देखा, जो कुछ रेज थी वो कुछ एंगल पे क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी। जो कुछ रेज थी वो क्या हो रही थी, कुछ एंगल पे डेविएट हो रही थी। और अधिकांश जो रेज थी वो क्या करी जा रही थी, डायरेक्ट सीधी निकली जा रही थी। ठीक है बच्चों। और जब एक रेज आई, यानी कुछ रेज के अंदर बहुत ही फ्यू क्वांटिटी, यानी बिल्कुल ही कम, यानी देखें तो एक रेज यानी 20,000 रेज में से एक रेज ऐसी आई जो डायरेक्ट क्या निकल गई, डायरेक्ट वापस 180 डिग्री पे क्या निकल गई, वापस निकल गई। और इसको बच्चों देखा कैसे, यहाँ भी उन्होंने क्या लगा रखा था एक फ्लोरोसेंट मटेरियल। यहाँ पे इसका क्या पड़ा, रिफ्लेक्शन पड़ा। ये चीज अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो बच्चों इसके ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे, यानी लगभग 99.9% जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए, डायरेक्ट निकल गए। यानी यदि ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि 99.9% जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना ही किसी एंगल से डेविएट हुए डायरेक्ट सीधे निकल गए। दूसरा उन्होंने क्या किया, तो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल से क्या हुए, डेविएट हुए। और तीसरा उन्होंने क्या देखा, सम फ्यू पार्टिकल, यानी यदि अंदाजा लगाएं तो एक, यदि कह सकते हैं एक पार्टिकल जो 20,000 पार्टिकल आए उनमें से एक पार्टिकल ऐसा आया जो 180 डिग्री पे क्या हो गया, वापस क्या चला गया, 180 डिग्री पे क्या हो गया, डेविएट हो गया। अब बच्चों ये थे उनके ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे, ऑब्जर्वेशन में प्रीवियस वीडियो में लिख चुका हूं। आज से अब स्टार्ट करूंगा मैं कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। कंक्लूजन उन्होंने जो पहला कंक्लूजन दिया वो उन्होंने बोला कि जो एटम का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है। यानी इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज होलो। यानी जो एटम का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। यानी बिल्कुल क्या होता है, खोखला होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज होलो।
उनका जो दूसरा कंक्लूजन था वो इस कंक्लूजन को अपने दोबारा से एक बार समझेंगे बच्चों। पहले तो मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। तो दूसरा कंक्लूजन था उनका ये मानना था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी लिखना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस। जो उनका दूसरा स्टेटमेंट था ये था कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस। और इसी पॉजिटिव चार्ज को बच्चों क्या बोल दिया गया बाद में, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस चीज को अपने डायग्राम से भी समझेंगे। पहले आप स्टेटमेंट पे ध्यान दो। पहला स्टेटमेंट था मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज होलो, यानी तो एटम का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। जो तीसरा जो स्टेटमेंट था उनका ये था देयर इज समथिंग हैवी इन एटम, यानी एटम के अंदर कुछ ना कुछ एक हैवी क्वांटिटी है और इस हैवी क्वांटिटी को बच्चों क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियस बोला गया। अब इन तीनों स्टेटमेंट को मैं डायग्राम से समझा देता हूँ स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो बच्चों उनका रदरफोर्ड का ये मानना था कि जो अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। उन्होंने दिमाग में फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया उस अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, उस चीज को समझ सकते हैं बच्चों। यह मैंने क्या बना दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। इधर यहां से क्या आ रहे हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में बच्चों चार्ज कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के पार्टिकल होते हैं। यदि हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके अंदर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के बाद बच्चों इसमें क्या बचेगा, रिप्लेस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, हीलियम प्लस प्लस। इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल एटम से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। एटम से स्ट्राइक करने के बाद रेस निकलेगी, तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, रेस निकालते हैं। यहां पे क्या पाया जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होने वाला, कि नेगेटिव चार्ज है। तो जो अधिकांश थी वो क्या निकल गई, डायरेक्ट सीधी निकले जा रही थी। जो रेस थी वो क्या निकली जा रही थी, सीधी निकली जा रही थी। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज होलो, यानी अधिकांश भाग क्या है, एटम का खोखला है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि कुछ जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रही थी, यानी तो दूसरे स्टेटमेंट के यदि मैं देखूं उनका दूसरा स्टेटमेंट ये था कि कुछ जो रेडिएशन आ रही थी वो कुछ एंगल से क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी। यानी यहां से क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज जैसे टच में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा और ये कुछ एंगल पे क्या हो जाएगी बच्चों, डेविएट हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट ये देखूं कि जो फ्यू क्वांटिटी में, यानी जो कुछ रेस यानी एक 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल आया जो कितने एंगल पे डेविएट हो गया, 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। उन्होंने क्या सोचा कि अल्फा पार्टिकल सीधा यहाँ स्ट्राइक किया और वापस ला गया इधर, क्योंकि अपने को पता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो बच्चों ये उनके तो तीनों स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन किया, उस चीज को आपने क्या किया, थ्योरेटिकल जो इसका डायग्रामेटिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों यहां तक आपको ये चीजें बातें समझ में आ गई होगी। तो चौथा स्टेटमेंट था, चौथा स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी यदि मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ये बात थॉमसन ने बता दी थी कि एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अपने को पता है पॉजिटिव जो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों यहाँ तक बात हो गई। अब आगे देखते हैं, पांचवा स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही छोटा है एटम की बजाय, यानी ये मैं ये कह सकता हूं कि एटम है वेरी वेरी लार्ज इन साइज, वेरी वेरी लार्ज इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की बजाय जो एटम का साइज क्या है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बच्चों अपने इसको समझ सकते हैं कि जो एनसीईआरटी के अंदर आपको बात दी गई है उसमें बोला गया है यदि मैं एटम को क्या मान लूं, एक जो क्रिकेट का ग्राउंड मान लूं, यानी ये क्या है, क्रिकेट का ग्राउंड मान लो, पूरा जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है, जो अपनी जो बॉल होती है वो बॉल क्या है, एक न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस की, यदि मैं एक इसको क्रिकेट के ग्राउंड से कंपेयर करूं तो जो पूरा ग्राउंड होता है वो क्या है, एक एटम है, और जो उसके अंदर जो बॉल पड़ी है, सेंटर के अंदर बॉल पड़ी है, उसको क्या बोल सकता हूं मैं, न्यूक्लियस बार मान सकता हूं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस की साइज कितनी छोटी होती है। यदि मैं कंपेयर करूं उसको डाटा से, यदि मैं मानूं एटम का साइज, यदि मैंने बच्चों मान लिया 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा बच्चों, न्यूक्लियस का साइज होगा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। यानी देखना चाहें तो ये न्यूक्लियस से एटम कितना बड़ा है, यानी देखना चाहें तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 1,0,0,0,0 टाइम्स, यानी ये न्यूक्लियस एटम से 1,00,000 गुना छोटा है, या ये कह सकता हूं तो न्यूक्लियस की साइज, एटम की साइज होती है वो न्यूक्लियस के कंपेयर में 1,00,000 गुना क्या होती है, बड़ी होती है। 10 की पावर माइनस 15 और ये क्या कितना है बच्चों, 10 की पावर माइनस 10, यानी ये एटम इससे कितना बड़ा है, 1,00,000 गुना बड़ा है। ठीक है बच्चों, इस चीज से आपको माइंड के अंदर क्लियर हो गया होगा कि 1,00,000 गुना एटम बड़ा होगा तो उसकी साइज कितनी होगी। अब बच्चों उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट उनका क्या था, आशा करता हूं आपको ये चीजें अभी तक क्या है समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बच्चों ने रदरफोर्ड मॉडल देखा, रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए, फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या दिए, उन्होंने कंक्लूजन दिए। बच्चों जो आगे वाला स्टेटमेंट था, यहां तक मैं रफ कर रहा हूं, अब आगे वाला स्टेटमेंट था बच्चों, आगे वाला स्टेटमेंट ये था, रदरफोर्ड ने जो बोला, रदरफोर्ड ने आगे वाला स्टेटमेंट ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसा बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या रुके हुए नहीं है, ये क्या करते हैं, इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी उन्होंने कुछ इस प्रकार से सोचा कि ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रुके हुए नहीं है, चक्कर लगा रहे हैं। ये बच्चों एक अपने आप में जो सोचना भी इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, सबसे पहले उन्होंने ये बता दिया इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बताया। तो बच्चों उन्होंने ऐसा क्या सोचा, उनके एक्सपेरिमेंट सेटअप में तो ऐसा कुछ था नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन्होंने इस चीज को उन्होंने सोचा कैसे, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो रुके हुए नहीं है। तो बच्चों उस चीज को अपने सोचना चाहें तो अपने देखते हैं बच्चों, उनका ये मानना था, आपने बच्चों पढ़ा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पाया जाता है। इस चीज को मैं स्टेटमेंट को क्लियरफाई कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला।
ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के मध्य जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा, यानी कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि एटम क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यानी ये एटम क्या हो जाएगा? इसके साथ क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। यानी फिर इसका कह सकते हैं कि एटम क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में बच्चों इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं? साइकिल यानी चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये क्या है? कोलैप्स नहीं हो रहे, क्योंकि अपने पता है एटम का एग्जिस्टेंस है। तो इस चीज को अपने बता सकते हैं कि बच्चों कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होगा, वो घूमने से क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा, ये कह सकता हूं कि उन्होंने क्या बोला? तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, इसको किस यूज में करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कोई भी जो चीज है वो क्या है? सर्किल में घूम रही है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? सर्किल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पांसिबल है। जैसे बच्चों अपने कॉमन एग्जांपल में देखना चाहें, ये बच्चों क्या है? सन है। क्या है बच्चों? सन। सन के चारों ओर क्या है बच्चों? अर्थ। तो सन के चारों ओर है, ये क्या है? इसमें चक्कर लगा रही है। अपने पता है सन के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। लेकिन अर्थ क्या है? इसमें कोलैप्स नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स, यदि मैं कह रहा हूं इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो ग्रेविटी का लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करता है वो किस फॉर्म में? सेंट्रीपिटल फॉर्म में। सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में क्या करता है? जो अर्थ क्या यूज करती है, जिसकी वजह से सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, इसके साथ कोलैप्स नहीं होती। यानी जो कोई भी जो चीज है वो यदि सर्कल में घूम रही है तो उसके लिए एक फोर्स रिस्पांसिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे बच्चों अपने जो यदि किसी धागे से अपने पत्थर को बांध के अपने घुमाते हैं, तो पत्थर क्या है? उस पत्थर को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देखना हाथ में जो किसी धागे को पत्थर से बांधना और उसको तेज तेज घुमाना, वो क्या करेगा? साइकिल में रिवॉल्व कर जाएगा। और जो साइकिल में घुमाने के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वो फोर्स होगा कौन सा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों यहाँ तक आपने देखा रदरफोर्ड मॉडल के कोरिलेशन। उनका जो ये वाला स्टेटमेंट था, इस चीज को मैंने क्लियरफाई करने के लिए आपको ये चीजें बताई और इसको कोरिलेट किया। तो बच्चों उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। आपको बस यही चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और इस चीज को क्लियरफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया? एग्जांपल बता दिया। इस प्रकार से अपने उन्होंने ऐसा सोचा। इलेक्ट्रॉन क्या है उनका जो आगे, अब देखो जो रदरफोर्ड का मॉडल काफी फेमस हुआ, उन्होंने काफी चीजें बता दी। जो एटम के बारे में क्या थी? काफी चीज बता दी थी। लेकिन फिर बच्चों इनके मॉडल में क्या रहेगी? कुछ ना कुछ क्या रह गई थी? कमियां रह गई थी। तो बच्चों जो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या कमियां रह गई थी, यानी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या कमियां रह गई थी वो अपने पढ़ रहे हैं। तो बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल था जो काफी अपने सफल रहा, लेकिन रदरफोर्ड कुछ बातों को नहीं समझा पाए भी ऐसा क्यों होता है, और ऐसा नहीं हो ये समझाने की वजह से ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। अब बच्चों देखते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसका रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर क्या था? पहला फेलियर देखेंगे बच्चों तो ये कह सकते हैं ही कैन नॉट एक्सप्लेन
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाएगी, एटम स्टेबल क्यों होता है। अब इस स्टेटमेंट के लिए देखते हैं, ये इस स्टेटमेंट को देखो बच्चों, उस टाइम थ्योरी चल रही थी मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल की थ्योरी जान लेते हैं अपने, मैक्सवेल की थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं बच्चों, जो कोई भी जो पार्टिकल होगा, कोई भी जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व करने से क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, इमिशन होगा, यानी इसमें क्या होगी, एनर्जी खर्च होगी। यानी यदि मैक्सवेल थ्योरी की बात करूं तो ये कहती है कोई भी जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, अपने साइकिल में रिवॉल्व होगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी का लॉस करेगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कोई भी जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करने से क्या करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी करेगा, और एनर्जी के लॉस होने से क्या कर जाएगा, वो एटम के अंदर क्या कर जाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, यानी एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन मैक्सवेल इस चीज को नहीं समझा पाए भी ये इसका कारण क्या है। यानी जो मैक्सवेल अपने टाइम में सही था, मैक्सवेल ने सही बात बोली थी, और आज भी अपने मानते हैं कि जो कोई भी जो पार्टिकल होगा वो एक्सेलरेशन में होगा तो एनर्जी का इमिशन करेगा, और एनर्जी के इमिशन से क्या होगा, एनर्जी की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात थी, लेकिन ये इसके रदरफोर्ड इस चीज को नहीं समझा पाए कि एटम क्यों स्टेबल नहीं है। ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। तो दूसरा स्टेटमेंट था, ये था बच्चों, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यानी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में यदि मैं थोड़ा सा आपको वैसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, उसमें स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपने प्रिज्म को देखा होगा, उसके अंदर से जब आपने व्हाइट लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट पास करने के बाद में जो 7 कलर की क्या आती है, रेज आती है, तो इसी प्रकार का क्या होता है बच्चों, स्पेक्ट्रम होता है। You cannot explain discrete spectrum, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रीट का क्या मतलब होगा। डिस्क्रीट का यदि बच्चों मैं देखना चाहूं तो बच्चों यहां मैंने क्या ले ली, कोई गैस ले ली, क्या ले ली, मैंने कोई भी गैस ले ली, मान लीजिए मैंने हीलियम ले ली। हीलियम लेने के बाद में यहां से जैसे ही लाइट पास करूंगा, या ऐसे मैं क्या करूंगा, लाइट पास करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, आगे जो अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। और उन्होंने क्या देखा, जो कुछ जो कलर है वो क्या थे, ज्यादा ही गहरे थे, और कुछ कलर थे क्या थे, लाइट थे। जैसे मान लिया तो यहाँ मैंने क्या किया, येलो कलर क्या था, येलो कलर क्या था, बहुत ही ज्यादा गहरा था, यानी येलो कलर क्या था, बहुत ही डेंस कंडीशन में दिख रहा था, डेंस। फिर उन्होंने क्या कर दिया, गैस को चेंज करके देखा, कोई दूसरी गैस पर नियॉन भर दी, फिर देखा उन्होंने, और तो फिर जो स्पेक्ट्रम आया वो जैसे मान लिया यहाँ पर रेड कलर था, वो उसका क्या था, डेंस कलर था। इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को ये समझा नहीं पाए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों आता है। तो बच्चों ये दो मेन जो क्या थी, ये फेलियर थे रदरफोर्ड मॉडल के, कि जो रदरफोर्ड मॉडल था क्यों फेल हो गया। जे थॉमसन का मॉडल फेल होने का कारण क्या था, जे थॉमसन ने ये बोला कि जो एटम होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, उसी को रदरफोर्ड ने फेल कर दिया। क्यों, अपने पता है जो हीलियम के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जे थॉमसन सही होते तो सारे पार्टिकल क्या होते हैं, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो इस कारण उनका जो जे थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया था। उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपने कुछ हद तक अपना जो मॉडल था वो काफी चला, लेकिन उस जो मॉडल थी उसकी कुछ कमियां थी। जो उसकी मेन कमियां थी कि दो थी कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, और वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है आगे अपने डिटेल से ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्पेक्ट्रम में दो प्रकार के पढ़ते हैं बच्चों, इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सब पढ़ेंगे बच्चों। और लेकिन अभी तक मैं जनरल आपको बताया डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है,
यानी जैसे जैसे मैं सैंपल के अंदर गैस चेंज करूंगा तो जो कलर, जो अलग अलग डेंस कलर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कभी येलो कलर की डेंस ज्यादा हो जाएगा, कभी रेड कलर डेंस ज्यादा हो रहा था। बच्चों ये आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया रदरफोर्ड मॉडल। तो बच्चों कोई भी चीज यदि आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।